नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं लर्न विद अतुल। आज हम अपने पार्लियामेंट वाले सीरीज में टाइप्स ऑफ बिल्स देखेंगे, विधेयकों के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिल 4 प्रकार के होते हैं। ऑर्डिनरी बिल्स, हिंदी में बोलेंगे इसको साधारण विधेयक। मनी बिल्स, धन विधेयक। फाइनेंशियल बिल्स, वित्तीय विधेयक। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, संविधान संशोधक विधेयक। ठीक है, इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब 2 टाइप के बिल और होते हैं, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। ठीक, अब पब्लिक बिल क्या होता है, प्राइवेट बिल क्या होता है, इसका थोड़ा अंतर देखते हैं। जो पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल है ना, ये चारों में से ही हो सकता है। अब क्या होता है पब्लिक बिल, तो ये देखो, कोई भी बिल जो मिनिस्टर लाता है ना, मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, उसको पब्लिक बिल कहा जाता है। ठीक, तो पब्लिक के बिल क्या है, मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और जो भी पार्टी जिसकी सरकार है ना, उसकी नीति को दर्शाता है। ठीक है, जैसे अगर बीजेपी की अभी सरकार है तो जो पब्लिक बिल होगा वो जो बीजेपी की क्या पॉलिसी है उसको दिखाएगा। और अगर पब्लिक बिल जो है ना, अगर वो पास नहीं हो पाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर अस्वीकृत होता है, मतलब अगर यह पास नहीं हो पाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो एक गवर्नमेंट को इससे रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है। ठीक है, और इसको पेश करने के लिए कितना दिन का नोटिस देना होता है, तो 7 दिन का। तो याद रखिएगा कि जो पब्लिक बिल है उसको पास करने के लिए, उसको पेश करने के लिए 7 दिन की नोटिस की आवश्यकता होती है। ठीक, और जो पब्लिक बिल बनता है, तो जैसे पब्लिक बिल को पेश करना है तो बिल को कौन बनाएगा, तो जो मिनिस्ट्री रहेगी ना, उसका कंसर्न डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, एजुकेशन मिनिस्ट्री का अगर कोई बिल पेश करवाना है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और उस बिल को बनाएगा। ठीक है, तो समझ गए पब्लिक बिल क्या होता है। मंत्री जी जो पेश करते हैं वो पब्लिक बिल होता है, और उसमें जो गवर्नमेंट है, जिसकी सरकार है, उसका क्या पॉलिसी है वो दिखाता है उस पर। इसको पेश करने के लिए 7 दिन का नोटिस चाहिए, और अगर यह पास नहीं हो पाया तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन देना पड़ सकता है। और इसको कौन बनाता है, तो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इस बिल को बनाता है। ठीक, अब प्राइवेट मेंबर बिल देखते हैं। देखो, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, वह बिल जो मंत्री के अलावा कोई भी पेश करता है। ठीक है, चाहे वो जिस पार्टी की सरकार हो वो पेश करे या विपक्ष वाला पेश करे, कोई भी पेश करे, उसको अगर वो मंत्री नहीं है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। ठीक है, तो मंत्री के अलावा किसी भी सांसद द्वारा पेश किया जाने वाले बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं, निजी सदस्य विधेयक। ठीक, अगर यह अस्वीकृत हो गया तो इससे सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अगर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं भी हुआ तो सरकार को रिजाइन नहीं देना है। इसको पेश करने के लिए कितने दिन का नोटिस चाहिए, तो 1 महीने का नोटिस चाहिए। ठीक, 1 महीने के नोटिस की आवश्यकता है इसको पेश करने के लिए। और इसके लिए ड्राफ्टिंग कौन करता है, तो जो आदमी, जो भी सांसद बिल पेश करता है ना, उसी का काम है, वही अपना इसको ड्राफ्टिंग करके लाएगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मेंबर की है। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर और पब्लिक मेंबर, सरकारी विधेयक और निजी सदस्य विधेयक में क्या अंतर है आप समझ गए होंगे। और हम ऑर्डिनरी बिल से स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में देखा था ना 4 टाइप के बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो अब चारों को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑर्डिनरी बिल से। देखो, ऑर्डिनरी बिल कौन पेश कर सकता है, तो कोई भी पेश कर सकता है, या तो कोई मंत्री पेश करेगा या कोई आम आदमी, मतलब आम सांसद पेश कर देगा। ठीक, तो सबसे पहले आगे क्या करते हैं, जो भी बिल पेश करता है वो आता है और पढ़ता है। इसके शीर्षक और उद्देश्यों को पढ़कर पेश किया जाता है। जैसे आएंगे, जो भी बिल पेश कर रहा है वो आएगा और पढ़ेगा जो बिल है, बिल का हेडिंग क्या है और बिल किस लिए लिखा हुआ है, बस वो पढ़ देगा। इसमें कोई डिस्कशन नहीं होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट रीडिंग होती है, जैसे 2-3 रीडिंग में जाके बिल पढ़ा जाता है। तो जैसे फर्स्ट रीडिंग है तो उसमें आएंगे मंत्री जी या कोई भी आके पढ़ देगा कि इसका हेडिंग क्या है और इसका शीर्षक क्या है। ठीक, और जो फर्स्ट रीडिंग होता है उसमें डिस्कशन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आ सकता है कि अगर फर्स्ट रीडिंग हो रहा है किसी बिल का तो उसमें डिस्कशन होगा कि नहीं, तो उसमें डिस्कशन नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने बता दिएगा इसका हेडिंग क्या है, इसका शीर्षक क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, उसके बाद उस बिल को भेज दिया जाता है गैजेट ऑफ इंडिया में उस बिल को पब्लिश होने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद वो बिल चला जाता है गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होने के लिए। तो फर्स्ट रीडिंग ख़त्म। फर्स्ट रीडिंग में इतना ही होता है, बिल इंट्रोड्यूस होता है,
बिल का हेडिंग पढ़ा जाता है और उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा जाता है और उसके बाद उसको गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होने के लिए भेज दिया जाता है। इसमें कोई डिस्कशन नहीं होता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है सेकेंड रीडिंग, जो द्वितीय वाचन है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो क्या होता है, जो नॉर्मल चर्चा होता है ना, यहीं पे होता है, यहीं पे सारे प्रिंसिपल को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, आराम से, पूरा डिटेल में नहीं डिस्कस किया जाता है, लेकिन सामान्य चर्चा यहीं होती है। नॉर्मल सब लोग को दिया जाता है, सब लोग पढ़ते हैं। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि जो ये बिल है इसको कमेटी स्टेज पे भेजा जाना है कि नहीं। जैसे एक होता है जॉइंट कमेटी या सिलेक्ट कमेटी, मतलब कुछ लोग की कमेटी होती है जिनके पास ये बिल को भेजा जाता है और वो लोग इसको एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है जो कमेटी स्टेज होता है वो किस रीडिंग में होता है, तो सेकेंड रीडिंग में। ठीक है, तो बहुत सारे बिल को भेजा जाता है रीडिंग कमेटी स्टेज में, बहुत सारे बिल को नहीं भेजा जाता है। ठीक, और जब कमेटी स्टेज वाले कुछ अगर इसमें अमेंडमेंट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं अमेंडमेंट करके ऐसे ही बोल देते हैं कि सब कुछ सही है तो फिर सेकेंड स्टेज ख़त्म हो जाता है। उसके बाद थर्ड रीडिंग में आता है। ठीक, अब थर्ड रीडिंग में तृतीय वाचन में किया जाता है, तो इसमें बस यही डिसाइड किया जाता है कि इस बिल को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। इसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह नहीं किया जाता है। बिल में याद रखिए कि बिल में कोई भी अमेंडमेंट करना हो तो सेकेंड रीडिंग में ही होता है। सेकेंड रीडिंग के बाद ना तो फर्स्ट रीडिंग में कोई अमेंडमेंट होता है, ना थर्ड रीडिंग में कोई अमेंडमेंट होता है। जो भी अमेंडमेंट करना होता है बिल को तो सेकेंड रीडिंग में ही अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक है, थर्ड रीडिंग में क्या किया जाता है, तो इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये डिसाइड किया जाता है। थर्ड रीडिंग में कोई भी संशोधन की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा वाचन आप समझ गए। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रीडिंग क्या होता है आपने समझ लिया। ठीक है, बिल कैसे पेश होता है। फर्स्ट रीडिंग में बस उसका आगे शीर्षक बताया जाता है और उद्देश्य बताया जाता है। सेकेंड रीडिंग में उसका डिटेल्स थोड़ा बताया जाता है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इसको कमेटी स्टेज पे भेजना है कि नहीं। अगर कमेटी स्टेज पे भेजना है तो कमेटी अगर कोई अमेंडमेंट बताती है तो उसको माना जाता है। अगर नहीं बताती है कोई भी अमेंडमेंट तो उसके बाद उसको सीधा थर्ड रीडिंग के लिए भेज दिया जाता है। थर्ड रीडिंग में उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट या बिल को या पास करना है या रिजेक्ट कर देना है, वो होता है। और थर्ड रीडिंग में कोई अमेंडमेंट अलाउड नहीं है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। जैसे मान लो लोकसभा में पहले बिल पेश हुआ, लोकसभा में फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गया, सेकेंड कंप्लीट हो गया, थर्ड हो गया और थर्ड में पास कर दिया गया। तो अब क्या होगा, अब लोकसभा से बिल जाएगा राज्यसभा में और राज्यसभा में सेम प्रोसीजर होगा। राज्यसभा में पहले फर्स्ट रीडिंग होगा, फिर सेकेंड रीडिंग होगा, फिर थर्ड रीडिंग होगा। मान लो राज्यसभा भी पास कर दिया, दोनों पास कर दिए, तो उसके बाद क्या होगा, वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन है। जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसमें राष्ट्रपति जी के पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला कि वह तो बिल पे एसेंट दे सकते हैं, मतलब अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। जैसी वो स्वीकृति देंगे तो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, दूसरा उनके पास ऑप्शन है कि वो विदहोल्ड एसेंट, मतलब स्वीकृति रोक देंगे, बोलेंगे कि मैं इस पर नहीं दूंगा अपना स्वीकृति, तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक, और तीसरा इनके पास है कि रिटर्न कर देंगे, लोकसभा और राज्यसभा के पास बिल रिटर्न कर देंगे, बोलेंगे कि इस पर फिर से आप तुम सोचो। ठीक, मतलब रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन, पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं। अगर मान लो राष्ट्रपति जी ने बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और उसके बाद अगर लोकसभा और राज्यसभा ने फिर से बिल को पास कर दिया, ठीक, यदि दोनों सदनों द्वारा संशोधन के साथ है या बिना संशोधन के फिर से उस बिल को पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होगी। समझे इसका मतलब, जैसे राष्ट्रपति जी के पास पहली बार में बिल आया तो राष्ट्रपति जी ने उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया लोकसभा और राज्यसभा को, फिर लोकसभा और राज्यसभा में फिर से उस बिल को पास कर दिया, या तो कोई संशोधन के या बिना संशोधन के, जैसे पहले था वैसे भी अगर पास करके फिर से राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति जी को उस पर स्वीकृति देना अनिवार्य है। मतलब अब राष्ट्रपति उसको ना तो रोक सकते हैं ना वापस कर सकते हैं, इस टाइम राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होगी। ठीक है, तो ये आप देख लिए कि राष्ट्रपति जी के पास तीन ऑप्शन है। पहला कि उनको स्वीकृति देना पड़ेगा, जैसे ही स्वीकृति दिए तो एक्ट बन गया। दूसरा मतलब अधिनियम बन गया। दूसरा वो अपना विदहोल्ड कर सकते हैं एसेंट, मतलब बिल पे अपना स्वीकृति नहीं देंगे, जैसे ही स्वीकृति रोक लेते हैं तो बिल वहीं ख़त्म हो जाता है। तीसरा वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं, इसको सस्पेंसिव वीटो भी बोलते हैं। ठीक है,
निलंबनकारी वीटो। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे राष्ट्रपति के पास 3-4 वीटो पावर है, तो कौन कौन है, तो उसमें एक सस्पेंसिव वीटो ही है। तो सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि रिटर्न कर देते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं। और अगर पुनर्विचार करके राज्यसभा और लोकसभा फिर से इस बिल को पास कर दिया तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। तो देखो, एक केस हमने तब देखा जब लोकसभा से भी बिल पास हो गया और राज्यसभा से भी बिल पास हो गया और राष्ट्रपति जी के पास आ गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बिल लोकसभा से पास होकर गया राज्यसभा के पास और राज्यसभा उस बिल को पास नहीं करती है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक, हम देखते हैं। या तो मान लो कि जैसे लोकसभा से बिल पास हो गया राज्यसभा के पास, राज्यसभा बिल को एकदम पूरी तरह रिजेक्ट कर दे, बोले कि भैया ये विधेयक हमको स्वीकार नहीं है। राज्यसभा पहला काम ये कर सकता है। राज्यसभा दूसरा कर सकता है कि उसमें कुछ अमेंडमेंट दे दे। जैसे कोई भी बिल आया लोकसभा से पास हो गया राज्यसभा के पास, राज्यसभा बोला कि इसमें कुछ अमेंडमेंट कर दो फिर हम पास कर देंगे, ठीक, दूसरा ये हो गया। और तीसरा हो गया कि लोकसभा से पास होकर आया राज्यसभा के पास और राज्यसभा इस पर 6 महीने तक कोई एक्शन ही नहीं लिया। अगर ये तीनों टाइप का कुछ भी होता है तो इसको बोलते हैं कि गतिरोध उत्पन्न हो गया लोकसभा और राज्यसभा में, मतलब सामंजस्य नहीं है, दोनों मिलकर बिल को पास नहीं कर पाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं राष्ट्रपति जी, जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि जॉइंट सिटिंग कैसे आता है। तो याद रखना कि लोकसभा और राज्यसभा के पास क्या क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा क्या क्या कर सकता है। जैसे पहला हाउस अगर पास कर दिया और दूसरा हाउस भी पास कर दिया तो सीधा वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है, ठीक। लेकिन अगर पहला हाउस पास कर दिया और दूसरे हाउस ने या तो मना कर दिया कि हम पास नहीं करेंगे या कुछ अमेंडमेंट बता दिया उसमें, या 6 महीने तक उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो दोनों के बीच में फिर जॉइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा का करवाना ही पड़ेगा, राष्ट्रपति जी करवाते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि कब होता है जॉइंट सिटिंग। तो ऑर्डिनरी बिल का आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया कि कैसे होता है। पहले सदन से पास होगा, फिर दूसरे सदन से पास होगा 3 रीडिंग के बाद, उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और राष्ट्रपति जी के पास 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब हम मनी बिल के बारे में देखते हैं। ऑर्डिनरी बिल के बारे में तो हमने देख लिया। अब देखो मनी बिल किस में दे रखा है, तो आर्टिकल 110 में दे रखा है, ठीक। और आपसे पूछेगा कि मनी बिल में क्या होता है, तो 5 चीज़ आपको याद करना है कि जो मनी, अगर इन 5 में कुछ भी होगा तो मनी बिल कहलाएगा। जैसे गवर्नमेंट कोई भी टैक्स लगाती है ना, किसी भी प्रकार का टैक्स लगाना, टैक्स को कम करना, टैक्स को हटा देना, ये सब मनी बिल के अंदर आते हैं। जैसे आप देखते हैं कि इनकम टैक्स को सरकार ने बढ़ा दिया या कॉरपोरेट टैक्स को बढ़ा दिया, तो कोई भी सरकार जो टैक्स लगाती है, टैक्स कम करती है, टैक्स को ख़त्म कर देती है, तो ये कौन सा बिल होगा, मनी बिल होगा, ठीक। तो याद करना 5 टाइप से मनी बिल आपको याद करना है कि 5 चीज़ होगा तो मनी बिल होगा। तो पहला टैक्स वाला है कि अगर कोई भी टैक्स होगा तो मनी बिल होगा, ठीक है। दूसरा हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। कोई भी पैसा अगर केंद्र सरकार उधार लेती है ना तो उसको मनी बिल कहते हैं। जैसे केंद्र सरकार को अगर उधार लेना होगा ना तो पहले एक बिल पास करवाएगी संसद में, ठीक। तो जो उधार लेने के लिए जो बिल पास होगा उसको बोलेंगे धन विधेयक, ठीक। तो दूसरा हो गया बोरोइंग ऑफ मनी। तीसरा हो गया भारत की संचित निधि, जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, और भारत की आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसका जो कस्टडी करता है ना, उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रोविज़न हो तो मनी बिल होगा, ठीक है। या तो भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिक निधि के कस्टडी से रिलेटेड अगर कोई भी बिल है तो मनी बिल होगा, ठीक। चौथा है कि अगर जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, जो भारत की संचित निधि, उससे अगर पैसे निकालना का कोई भी प्रोविज़न होगा, जैसे बजट जब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में तो देखेंगे कि पैसे कैसे निकाला जाता है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से जो पैसे निकालने के लिए जो बिल लाया जाता है ना, उसको धन विधेयक कहते हैं, ठीक। और 5वां हो गया कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पर किसी भी तरह का व्यय की घोषणा करेंगे, चार्ज एक्सपेंडिचर होगा ना संचित निधि पे, तो वो भी आता है धन विधेयक के अंदर। जो चार्ज एक्सपेंडिचर है ना, इसी में हम देखेंगे जो सैलरी वगैरह दिया जाता है राष्ट्रपति को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, राज्यपाल को, तो ये सब कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं। तो ये 5 चीज़ हो गया। अगर 5 में से कोई भी एक होगा तो ये धन विधेयक के अंदर में आएंगे। कौन सा? टैक्सेशन, दूसरा पैसे कर्ज लेना
केंद्र सरकार जो पैसे कर्ज लेती है उस टाइम जो बिल पास करवाता है। तीसरा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जो कस्टडी होता है, मतलब संचित निधि और आकस्मिक निधि का जो कस्टडी है उससे रिलेटेड कोई बिल हो तो वो आता है धन विधेयक के अंदर। जब सरकार कोई पैसे खर्च करने के लिए बजट में बिल पास करती है तो होता है मनी बिल। और पांचवा जो प्रभावित व्यय मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर होता है जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया संचित निधि पे, वो होता है मनी बिल के अंदर। ठीक, अब देखो ये तो हो गया। मनी बिल कौन सा नहीं है, हमने टैक्सेस देखा था, तो कौन सा टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है वो टैक्सेस। अगर मान लो कोई लोकल टैक्सेस, जैसे अगर कोई ग्राम पंचायत को टैक्स लगा दिया, ठीक है, तो मनी बिल के अंदर नहीं आएगा। जैसे ग्राम पंचायत के पास भी पावर है ना टैक्स लगाने का, तो मनी बिल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कोई फ़ी हो गया, कोई पेनाल्टी या कोई फ़ाइन है, तो ये सब भी मनी बिल के अंदर नहीं आता है। तो आपको याद रखना है कि मनी बिल के अंदर क्या नहीं आता है, जो लोकल टैक्स लगते हैं वो मनी बिल के अंदर नहीं आता है। आपको एग्ज़ाम में दे देगा कि जो ग्राम सभा जो टैक्स लगाती है वो मनी बिल के अंदर आता है, तो नहीं आता है। ठीक, जो केंद्र सरकार सिर्फ टैक्सेस लगाती है वही मनी बिल के अंदर आता है। जो केंद्र सरकार पार्लियामेंट से बिल पास करवा के जो टैक्सेस लगाती है वही है मनी बिल। जो लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय निकाय वाले होते हैं ना, पंचायत वाले या म्यूनिसिपालिटी वाले, वो जो अगर टैक्स लगाते हैं तो नहीं आता है मनी बिल के अंदर। जैसे या कोई फ़ाइन हो गया, पेनाल्टी हो गया, फीस हो गया, तो वो सभी मनी बिल के अंदर नहीं आता है। ठीक, अब मनी बिल डिसाइड कौन करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा ना लोकसभा का, जैसे लोकसभा का स्पीकर, वही डिसाइड करता है। मतलब यदि कोई प्रश्न उठता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष का जो फैसला है वो अंतिम फैसला है, और इस फैसले को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, या राष्ट्रपति जी भी इस फैसले को चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, तो याद रखना कि कौन डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है, तो लोकसभा का जो स्पीकर है वही डिसाइड करता है कि ये बिल कौन सा बिल मनी बिल होगा, और उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। ठीक, अब आगे देखते हैं इसका क्या है मनी बिल का प्रोसीजर। तो मनी बिल कहाँ पेश होगा, तो यह बस लोकसभा में पेश होगा। और मनी बिल को कौन पेश कर सकते हैं, तो सिर्फ एक मंत्री पेश कर सकते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और मनी बिल को सिर्फ मंत्री पेश कर सकते हैं। कोई अगर जो आदमी मंत्री नहीं है, सिर्फ सांसद है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो वह बिल पेश नहीं कर सकता है। ठीक है, मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है और सिर्फ एक मंत्री पेश कर सकते हैं। और आपको एक बात और याद रखना है, मनी बिल को पेश करने से पहले राष्ट्रपति का प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखना जो मनी बिल है ना, मनी बिल को लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति जी का प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी है। ठीक, अब देखो राज्यसभा इस पे क्या कर सकती है, तो राज्यसभा में यह बिल पेश नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यह बिल सिर्फ लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में बिल पेश नहीं होगा। और राज्यसभा के पास बहुत कम पावर है मनी बिल के लिए, तो राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है, राज्यसभा इसको अमेंड नहीं कर सकती है। राज्यसभा क्या कर सकती है, तो मैक्सिमम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन के भीतर राज्यसभा को या तो इस पर कोई अपना सिफारिश दे दे कि हम चाहते हैं कि इसमें ये अमेंड किया जाए, या बिना सिफारिश के 14 दिन के अंदर राज्यसभा को वापस करना पड़ता है। तो आप याद रखना कि मनी बिल के केस में, धन विधेयक के केस में राज्यसभा के पास बहुत कम पावर होता है। राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं होता है। मैक्सिमम राज्यसभा 14 दिन तक इसको अपने पास रख सकती है। राज्यसभा इसमें कोई अमेंडमेंट सुझा सकती है, बोल सकती है कि आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। लोकसभा का मन होगा तो चेंज करेगा, लोकसभा का मन नहीं होगा तो चेंज नहीं करेगा। राज्यसभा या ना तो इसको रिजेक्ट कर सकती है, और ना राज्यसभा कंपल्सरली इसमें संशोधन करवा सकती है। राज्यसभा बस मैक्सिमम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। ठीक है, 14 दिन के अंदर इसको रिटर्न करना पड़ेगा लोकसभा के पास। ठीक, राज्यसभा पेश करे या ना, राज्यसभा इसको पास करे या ना करे, बिल को पास माना जाएगा 14 दिन के अंदर। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। उसके बाद जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा तो बिल कहाँ जाता है, राष्ट्रपति जी के पास। अब राष्ट्रपति जी के पास दो ऑप्शन है, या तो इस बिल पे अपना स्वीकृति दे या इस बिल पे अपना स्वीकृति ना दे। वो बोले कि मैं इस पे कोई एक्शन नहीं लूँगा, लेकिन राष्ट्रपति जी इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, जो मनी बिल होता है उसको राष्ट्रपति जी
पुनर्विचार मतलब रिकन्सिडरेशन के लिए वापस नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी को या तो स्वीकृति देनी पड़ेगी या स्वीकृति रोक लेंगे, उस पर स्वीकृति नहीं देंगे, लेकिन इसको वापस नहीं कर सकते हैं फिर से लोकसभा और राज्यसभा के पास। ठीक, तो मनी बिल क्लियर हो गया। आर्टिकल 110 में दे रखा है 5 चीज़ के लिए जो होगा तभी मनी बिल होगा, और क्या क्या नहीं होगा मनी बिल में वो आपने देख लिया। स्पीकर का पावर देख लिया कि जो लोकसभा का स्पीकर है वही डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा, कौन सा बिल धन विधेयक होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, और स्पीकर के डिसीजन को, लोकसभा के स्पीकर के डिसीजन को आप ना तो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं इस मामले में, और यह सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। और कौन पेश करता है, तो यह सिर्फ मंत्री एक पेश करता है। ठीक है, ये जो है ना कि ओनली बाय ए मिनिस्टर, तो यह मैक्सिमम किताब में ही दे रखा है कि यह सिर्फ एक जो मंत्री होगा उसी के द्वारा पेश किया जाएगा। लेकिन आप पूरा अगर सही से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी इसको पेश कर सकता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आएगा कि धन विधेयक को कौन पेश करता है, तो आप एग्ज़ाम में टिक कीजिएगा बाय ए मिनिस्टर, सिर्फ एक मंत्री पेश कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम किताब में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनाएंगे वो बुक से ही बनाएंगे, तो आपको यही टिक करना है कि ओनली बाय ए मिनिस्टर मनी बिल को पेश किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन सही से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो मनी बिल है ना, उसको कोई भी या तो मंत्री भी पेश कर सकता है, या जो आदमी मंत्री नहीं है, नॉर्मल एक सांसद है, वो भी मनी बिल को पेश कर सकता है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए आप यही टिक कीजिएगा कि सिर्फ एक मंत्री ही मनी बिल को पेश कर सकते हैं। और मंत्री कैसे पेश करेंगे, तो पहले राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन ज़रूरी है। ठीक है, प्री रिकमेंडेशन, मैंने पहले राष्ट्रपति जी की मंजूरी लेंगे, उसके बाद बिल को, मनी बिल को पेश करेंगे। राज्यसभा में ये बिल पेश नहीं होता है। राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक इसको होल्ड कर सकती है, और जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा से बिल पेश होकर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति जी इस पे एसेंट देंगे, मतलब अपनी स्वीकृति देंगे, या अपनी स्वीकृति को रोक लेंगे। इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम आगे देखते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप 1। देखो, फाइनेंशियल बिल जो होता है ना, वित्तीय विधेयक, वो 2 प्रकार का होता है। ठीक, और वित्तीय विधेयक किस में दे रखा है, तो एक दे रखा है अनुच्छेद 117 के 1 में, और एक दे रखा है अनुच्छेद 117 के 3 में। ठीक, अब देखते हैं वित्तीय विधेयक टाइप 1, वित्तीय विधेयक का प्रकार 1। अब देखो कौन सा बिल वित्तीय विधेयक का प्रकार 1 होगा, तो इसके लिए है कि आर्टिकल 110 में जो 5 मैटर थे ना वो हो, अब प्लस उसमें कोई जनरल लेजिस्लेशन मतलब सामान्य विधान कुछ ऐड कर दिया जाए, तो उसको फाइनेंशियल बिल टाइप 1 कहेंगे। मतलब जो 110 वाले में था ना, धन विधेयक में जो 5 कैटेगरी था वो होगा ही, उसके साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है तो उसको फाइनेंशियल बिल टाइप 1 बोला जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो वो किसको बोला जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका इम्पोर्टेंट है इसके फीचर कि कहाँ कैसे पेश होगा और कहाँ पेश होगा। तो जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है ना, ये कहाँ पेश होगा, तो यह भी सिर्फ लोकसभा में पेश होगा, यह राज्यसभा में पेश नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और कैसे पेश किया जाएगा, तो केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर। जैसे हमने देखा था ना मनी बिल में कि यह पहले राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन होगा तभी पेश किया जाएगा, वैसे ही फाइनेंशियल बिल टाइप 1 को पहले राष्ट्रपति जी की सिफारिश होगी तभी बिल को पेश किया जाएगा। ठीक, अब देखो ऑर्डिनरी बिल और इसमें क्या अंतर है। ऑर्डिनरी बिल में क्या था, ऑर्डिनरी बिल में था ना कि लोकसभा और राज्यसभा कहीं पेश किया जा सकता था और उसमें प्रायर रिकमेंडेशन नहीं था। लेकिन फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में क्या है कि इसको सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा और इसमें राष्ट्रपति जी का रिकमेंडेशन ज़रूरी है, तभी बिल पेश किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसको राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे जो था ना मनी बिल में क्या था कि राज्यसभा या ना तो अमेंड कर सकती थी ना रिजेक्ट कर सकती थी, लेकिन जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है ना, उसको राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, और अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक हो गया, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में बात नहीं बनी, तो फिर क्या होगा, गतिरोध हो गया लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो ज्वाइंट सिटिंग यहाँ पे हो जाएगा फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में। लेकिन जो मनी बिल है वहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, याद रखना। ठीक, अभी हम आगे देखेंगे ज्वाइंट सिटिंग कहाँ कहाँ होता है। तो याद रखना जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है ना, उसमें ज्वाइंट सिटिंग होती है और राज्यसभा
अमेंड भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है फाइनेंशियल बिल टाइप 1 को। ठीक, राज्यसभा के पास पूर्ण शक्ति है और संयुक्त बैठक संभव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है ना, उसमें राज्यसभा के पास पूर्ण शक्ति है। राज्यसभा फाइनेंशियल बिल टाइप 1 को रिजेक्ट भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है, और इस केस में फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में ज्वाइंट सिटिंग भी अप्लाई है। तो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में आपको 4 चीज़ याद रखना है कि बिल कहाँ पेश किया जाता है, तो सिर्फ लोकसभा में। इसमें राष्ट्रपति जी का प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी है, तो बिल्कुल ज़रूरी है। राज्यसभा इस बिल को अमेंड और रिजेक्ट कर सकती है कि नहीं, तो अमेंड और रिजेक्ट कर सकती है। इसमें ज्वाइंट सिटिंग होता है कि नहीं, तो इसमें ज्वाइंट सिटिंग होता है। 4 चीज़ आपको याद रखना है कि इसको सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, सिर्फ अगर राष्ट्रपति जी का पहले प्रायर रिकमेंडेशन होगा तभी पेश किया जाएगा। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 को राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, और इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग भी होता है। ठीक, और हम फाइनेंशियल बिल टाइप 2 देखते हैं। ये कहाँ दे रखा है, तो अनुच्छेद 117 के 3 में दे रखा है। अब किसको बोलते हैं वो छोड़ दो, इसमें क्या होता है ये देखो। तो जो है ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो फाइनेंशियल बिल टाइप 2 है वो लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, और सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है। जैसे अगर लोकसभा में पेश होगा तो पहले 3 रीडिंग होगा और लोकसभा से पास माना जाएगा, फिर राज्यसभा में पेश होगा, राज्यसभा में भी 3 रीडिंग हुई और पास हुआ, तो फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रपति जी इस पर सिफारिश दे देंगे, तो इस पर समझा जाएगा कि ये पास हो गए। तो ये है आपका फाइनेंशियल बिल टाइप 2। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि फाइनेंशियल बिल टाइप 2 सिर्फ लोकसभा में पेश होगा, तो नहीं, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 लोकसभा में भी पेश हो सकता है और राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। ठीक है, और सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है। इसके लिए राष्ट्रपति जी का प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं है, ये याद रखिएगा। प्रायर रिकमेंडेशन राष्ट्रपति जी का कहाँ कहाँ ज़रूरी है, तो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में और मनी बिल में, 2 जगह राष्ट्रपति जी का प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी है। ठीक, और जैसे ही लोकसभा से पास हो जाएगा फिर राज्यसभा से पास हो जाएगा, तो फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। फिर राष्ट्रपति जी के पास वही 3 चीज़ है, या तो बिल पे अपना सहमति दे देंगे, या तो अपनी सहमति रोक लेंगे, या फिर रिकन्सिडरेशन के लिए, मतलब पुनर्विचार के लिए भेज देंगे। फिर लोकसभा और राज्यसभा अगर बिल को पास करके भेज दिया तो उनको देना ही पड़ेगा इस पेशेंट। ठीक, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ज्वाइंट सिटिंग के बारे में। लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सिटिंग कब कब होगा, तो अगर गतिरोध किस बिल पे हो, अगर ऑर्डिनरी बिल पे हो तब ज्वाइंट सिटिंग होगा, अगर फाइनेंशियल बिल पे हो तब ज्वाइंट सिटिंग होगा। हमने देखा था ना कि अगर साधारण विधेयक है उसमें अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर बात नहीं बनती है और दोनों मिलके बिल को पास नहीं कर पाते हैं, ये अकेले, तब वहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग होगा और एक साथ बिल को पास करवाया जाएगा। या फिर फाइनेंशियल बिल होगा, वहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग होगा। ठीक, लेकिन मनी बिल ज्वाइंट सिटिंग कहाँ नहीं होता है, तो मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो हम आगे देखेंगे वहाँ भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कौन डिसाइड करता है कि किस दिन होगा, तो राष्ट्रपति जी डिसाइड करते हैं कि इस दिन ज्वाइंट सिटिंग होगी। और ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल किस में दे रखा है, तो आर्टिकल 108 में दे रखा है ज्वाइंट सिटिंग के बारे में। ठीक है, साधारण विधेयकों और वित्तीय विधेयकों पर गतिरोध को हल करने के लिए यह तंत्र यूज होता है, ज्वाइंट सिटिंग। ठीक, अब देखो एक हमने पढ़ा था ना लैप्स वाला, पिछले क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक लैप्स रूल हमने पढ़ा था। तो जैसे मान लो कि अगर लोकसभा का विघटन हो गया तो कौन सा बिल लैप्स होगा, कौन सा नहीं होगा। तो अगर कोई बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, मान नहीं, अगर कोई भी बिल लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा से पास नहीं हुआ और राष्ट्रपति जी ने उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग के लिए बोल दिया कि भाई एक गतिरोध हो रखा है, इसके लिए हम ज्वाइंट सिटिंग करवाएंगे, और उस टाइम अगर लोकसभा का विघटन हो गया तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। ये हम पहले ही देख रखे थे 5-6 किस में लैप्स होता है किस में नहीं होता है। ये बस आपके रिवीजन के लिए है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाने के इरादे को अधिसूचित करते हैं और उस टाइम अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो जो बिल है वो लैप्स नहीं होगा। ठीक है, फिर नया लोकसभा आएगा तो उस टाइम ज्वाइंट सिटिंग होगी। अब देखो
जो ज्वाइंट सिटिंग होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। और लोकसभा स्पीकर अब्सेंट है तो जो डिप्टी स्पीकर है वो उसकी अध्यक्षता करता है। अगर मान लो डिप्टी स्पीकर भी अब्सेंट है तो जो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन है ना, वो अध्यक्षता करेगा ज्वाइंट सिटिंग की। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो कभी भी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो एकदम याद रखना, जो राज्यसभा के सभापति, जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, वह कभी भी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं करते हैं। एकदम 100% याद रखना। और जब ज्वाइंट सिटिंग होता है तो कौन सा रूल अप्लाई होता है? तो लोकसभा का रूल अप्लाई होता है, राज्यसभा का रूल उस पर अप्लाई नहीं होता है। ये भी याद रखिएगा कि जब भी ज्वाइंट सिटिंग होता है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की जब ज्वाइंट सिटिंग होती है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो उसमें कौन सा नियम लगता है? तो लोकसभा का नियम लगता है, राज्यसभा का नियम नहीं लगता है। और उसकी अध्यक्षता कौन कौन करता है? तो पहले अगर स्पीकर साहब हैं लोकसभा के तो वो करेंगे। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो करेगा। अगर वो भी एब्सेंट है तो राज्यसभा के उपसभापति करेगा। जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं अपने उपराष्ट्रपति जी, वो कभी भी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं करते हैं, ठीक है। अब कोरम कितना है तो आपको पता ही है कि जितने भी मेंबर है उसका 1/10 कोरम होता है, ठीक। तो इसमें भी वही है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का 545 और राज्यसभा का 245, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 790। तो इसका कोरम 79 लोग होना चाहिए इस मीटिंग के लिए, ठीक है। अब देखो, जब ज्वाइंट सिटिंग होगा तो उसमें कोई भी नया अमेंडमेंट नहीं कर सकते। जैसे जो बिल है ना, उस बिल में आपको नया संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। बस दो केस में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो कब अमेंडमेंट होगा? जैसे मान लो कोई भी ऐसा प्रोविज़न था जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में असहमति थी, मतलब दोनों किसी एक बात के लिए नहीं मान रहे थे और उसी के लिए ज्वाइंट सिटिंग हुआ है, तो उस जो असहमति वाला रीजन है उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा चीज़ है जो देरी के कारण आवश्यक हो गया कि इस चीज़ को अमेंडमेंट करके हटाना, जैसे मान लो कहीं लिखा होगा कि यह बिल 30 दिसंबर 2025 से लागू होगा, ठीक है, लेकिन अगर जनवरी या फरवरी आ गया, मार्च आ गया 2026, तो ये डेट तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो अगर ऐसा अमेंडमेंट जो देरी के कारण आवश्यक हो गया हो तो बस वही अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो ज्वाइंट सिटिंग में बस दो ही अमेंडमेंट किया जा सकता है। एक तो ऐसा प्रोविज़न जिसके कारण असहमति हो, उस प्रोविज़न में अमेंडमेंट किया जा सकता है, या फिर कोई ऐसा प्रोविज़न जो देरी के कारण, जैसे अगर डेडलॉक है तो देरी हो गई ना बिल में, उसके कारण अनिवार्य हो गया कि उसको करना ही है, तो वही किया जा सकता है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि कौन कौन इसका अध्यक्षता करेगा, वो याद रखना है। किसका नियम लगेगा? लोकसभा का, वो आपको याद रखना है। इसका कोरम कितना होता है? तो 1/10 ही होता है। किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो 108 में दे रखा है, ठीक है। और किस किस पे लगता है? तो ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंशियल बिल के टाइम में अगर गतिरोध होता है तब ज्वाइंट सिटिंग किया जाता है। अगर मनी बिल है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तब ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। और कौन किस दिन होगा, जो ज्वाइंट सिटिंग का फैसला कौन लेता है? तो राष्ट्रपति जी इसको नोटिफाई करते हैं कि भैया अब ज्वाइंट सिटिंग करवाया जाएगा। और कौन सा बिल लैप्स नहीं होता है ज्वाइंट सिटिंग के टाइम? ज्वाइंट सिटिंग के लिए अगर किसी बिल को रिजर्व रखा गया है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उस टाइम में उस बिल को लैप्स नहीं माना जाएगा। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अब हम सबसे लास्ट चीज़ देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, हमने 3 टाइप का बिल देख लिया, अब चौथा बिल देखते हैं। देखो, हम थोड़ा जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है ना उसको सही से पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दे रखा है? तो पार्ट 20, पार्ट 20 में दे रखा है संविधान का संशोधन, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? 368 आर्टिकल में दे रखा है संविधान का संशोधन। और पार्ट कौन सा है? पार्ट 20, ठीक। अब देखो, भारत का जो संविधान है ना तो फ्लेक्सिबल है ना ही एकदम रिजिड है। भारत का जो संविधान है फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों का कम्बिनेशन है। ना तो मतलब जो भारत का संविधान है ना तो एकदम लचीला है ना ही एकदम कठोर है। जैसे अगर आपको पूछेगा ब्रिटेन का जो संविधान है ना वो बहुत लचीला है, मतलब वो आप बहुत आसानी से उसमें संशोधन कर सकते हैं एकदम, ठीक है, बहुत आसानी से। और रिजिड मतलब होता है कि आप उसमें संशोधन बहुत मुश्किल से कर सकते हैं, उसमें कोई संशोधन होगा ही नहीं।
और जैसे यूएसए का संविधान है। लेकिन भारत का जो संविधान है इन दोनों को मिला के है। भारत में कुछ ऐसे भी प्रोविज़न है जो बहुत आसानी से चेंज किया जा सकते हैं भारत के संविधान में, और कुछ ऐसे भी प्रोविज़न है जिसको अमेंड करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फ्लेक्सिबल है, लचीला है या रिजिड है, कठोर है, तो आपको बताना है कि इन दोनों का मिश्रण है। तो जो भारत का संविधान है ना वो फ्लेक्सिबल भी है और कठोर भी है, इन दोनों का मिश्रण है। ठीक, अब देखो आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। एक केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट क्या बोले थे कि भैया आप संविधान में कुछ भी चेंज कर सकते हो आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ सकते हो। ठीक, मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकते हो। तो यही आपको याद रखना है, किस में संशोधन नहीं हो सकता है, तो मूल ढांचा में संशोधन नहीं हो सकता है। और ये कब डिसीजन लिया गया था, तो केशवानंद भारती केस 1973 में। हम केशवानंद भारती केस और मूल ढांचा पे एक वीडियो अलग से बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। ठीक, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो हम देखते हैं कि ये पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो इसको लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ संविधान में संशोधन कहाँ पे होता है, तो सिर्फ पार्लियामेंट में। याद रखिएगा कि कोई भी राज्य की विधानसभा संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। संविधान में संशोधन सिर्फ पार्लियामेंट करेगी, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो संविधान में संशोधन होगा सिर्फ पार्लियामेंट में होगा, राज्य की विधानसभाओं में नहीं होगा। और पार्लियामेंट में कहाँ पेश किया जा सकता है बिल को, तो आप लोकसभा में पेश कर सकते हैं और राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। ठीक, अब इसको कौन पेश करेगा, या तो मंत्री जी पेश करेंगे या प्राइवेट मेंबर, मतलब जो मंत्री नहीं है वो भी पेश कर सकता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, संविधान संशोधन विधेयक, वो या तो मंत्री भी पेश कर सकते हैं या निजी सदस्य भी पेश कर सकता है। ठीक है, और इसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति का प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। जैसे हमने देखा था ना कि मनी बिल को पेश करने के लिए राष्ट्रपति जी का प्रायर परमिशन, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पेश करने के लिए राष्ट्रपति जी का प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। ठीक, अब देखो जो है ना संविधान संशोधन विधेयक जो आर्टिकल 368 के तहत, अभी हम आगे देखेंगे जो संविधान में संशोधन होता है 3 टाइप से होता है। तो जो 2 टाइप है वो आर्टिकल 368 के तहत दे रखा है, और एक जो है वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं दे रखा है। तो जो आर्टिकल 368 के तहत नहीं है उसको हम सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं। ठीक है, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी और राज्यसभा में भी सिंपल मेजोरिटी। और जो 2 टाइप आर्टिकल 368 के अंदर आते हैं उसको हम स्पेशल मेजोरिटी से पास करते हैं। तो उसमें 2 टाइप है जो आर्टिकल 368 के तहत आता है। पहले टाइप में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जितने भी लोग प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनका स्पेशल मेजोरिटी, मतलब उनका 2/3 से ज़्यादा से बिल को पास किया जाता है। एक मेजोरिटी वाला भी लेक्चर हमने डाल रखा है, आप वहाँ जाके सारी मेजोरिटी समझ सकते हैं। तो जो आर्टिकल 368 के तहत है उसमें 2 स्पेशल मेजोरिटी है। पहला, जितने भी लोग प्रेजेंट है वोटिंग है उसका 2/3 से पास कर दो, तो एक टाइप ऐसा हो गया। दूसरा टाइप इसमें है कि आपको स्पेशल मेजोरिटी से तो पास करवाना है, प्लस आधे स्टेट का उसमें रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब जो आधा स्टेट है वहाँ से भी सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना है। अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन सा प्रोविज़न है जिसको किस टाइप से पास करवाना होता है। तो आप याद रखो कि मेजोरिटी कौन सी चाहिए, तो जो आर्टिकल 368 के अंदर होता है ना संविधान में संशोधन, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, दोनों सदन में, प्रत्येक सदन में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, याद रखना दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक, और ये आपको याद रखना है कि इसके लिए कोई ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती। हमने पहले ही देख रखा है कि इसके लिए कोई भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है संविधान संशोधन के लिए। और अगर कोई फेडरल प्रोविज़न का होगा तो उसके लिए आधे स्टेट से पास करवाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई भी फेडरल प्रोविज़न का अमेंडमेंट होगा, इसमें आर्टिकल 368 के तहत अगर संविधान में आपने किसी भी फेडरल प्रोविज़न के में कुछ भी चेंज किया तो आधे स्टेट से स्पेशल मेजोरिटी से तो पास करवाना ही है। उसके बाद आपको आधे स्टेट से भी सिंपल मेजोरिटी से आपको पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद जब इतना कुछ हो गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, उसके बाद अगर राष्ट्रपति जी के पास जाता है तो राष्ट्रपति जी के पास बस एक ही ऑप्शन है, उनको इस पे अपना एसेंट देना ही पड़ेगा।
राष्ट्रपति जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इसको स्वीकार नहीं करे। राष्ट्रपति जी को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, ना तो इसको विथहोल्ड कर सकते हैं, ना ही इसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 5 चीज़ याद होना चाहिए कि कहाँ पेश होगा। तो यह सिर्फ जो संविधान संशोधन बिल है यह सिर्फ पार्लियामेंट में, मतलब भारत की संसद में पेश होता है। लोकसभा में पेश करो या राज्यसभा में पेश करो, कहीं भी करो, लेकिन भारत की विधानसभा में नहीं होता है। इसको कौन पेश कर सकता है? तो मंत्री भी कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। इसमें प्रायर परमिशन नहीं चाहिए राष्ट्रपति जी का। अगर बिल आर्टिकल 368 के तहत आता है तो इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 368 के बाहर अगर आप संविधान संशोधन करते हैं तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। इसमें जॉइंट सिटिंग नहीं होता है। अगर फेडरल कोई फीचर उसमें अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो आधे स्टेट से, भारत में 28 स्टेट है ना, तो 14 स्टेट के विधानसभा से सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। और अगर बिल राष्ट्रपति जी के पास जब जाएगा लास्ट में उनकी स्वीकृति के लिए, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देना ही है। राष्ट्रपति के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं ना रिटर्न कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी को उस पर स्वीकृति देनी ही है। ठीक है, और हम देख लेते हैं इसमें 3 टाइप के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो सिंपल मेजोरिटी से, जो आर्टिकल 368 के बाहर आता है, संविधान में संशोधन, ऐसा संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है, तो उसको हम सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं। तो कौन कौन सा है? जैसे अभी आपने देखा था जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया था 2 यूनियन टेरिटरी। तो इसके लिए सिंपल मेजोरिटी से उसने संविधान में संशोधन किया। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना या गठन, सीमाओं और नाम में परिवर्तन, तो ये सब करना है तो सिंपल मेजोरिटी से। अगर जैसे मान लो बिहार में विधान परिषद है, तो अगर बिहार के विधान परिषद को ख़त्म करना होगा तो किस मेजोरिटी से होगा? तो सिंपल मेजोरिटी से। जो आपका सेकेंड शेड्यूल है, दूसरी अनुसूची, उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट करना होगा तो वही सिंपल मेजोरिटी से। अगर नागरिकता के कानून में अगर कोई भी अमेंडमेंट करना होगा तो सिंपल मेजोरिटी से। अगर 5वीं और 6ठी अनुसूची में कुछ करना है तो सिंपल मेजोरिटी से। ये लिस्ट दे रखा है, इसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है वही स्टेट वाला, स्टेट की बाउंड्री चेंज करना है, स्टेट का नाम चेंज करना, अगर नया स्टेट बनाना है, ये सब करना है तो सिंपल मेजोरिटी से एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है। राज्य का जो विधानसभा है उसको अगर ख़त्म करना है, जैसे बिहार का विधानसभा है उसको हटाना है, तो अगर उसके लिए पार्लियामेंट में कोई बिल लाना होगा तो उसको सिंपल मेजोरिटी से पेश करेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा एक बार लिस्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट था, बता दिया। अब देखो जो स्पेशल मेजोरिटी से कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं वैसा प्रोविज़न जिसको पास करने के लिए पहले तो लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना होगा और आधे स्टेट का उसमें कंसेंट चाहिए। तो हम वैसे प्रोविज़न को देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोविज़न कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति के चुनाव, और राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होगा? अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट करना है तो उसको स्पेशल मेजोरिटी से भी पास करवाना पड़ेगा और आधे स्टेट का उसमें कंसेंट भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जी तो स्टेट के भी है ना भाई, उसमें तो फेडरल फीचर आ जाता है, संघीय ढांचा आ जाता है। तो अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट करना हो तो तो स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाइए और आधे स्टेट का लीजिए रिकमेंडेशन। ठीक, तो पहला तो एक हो गया राष्ट्रपति का चुनाव। दूसरा हो गया अगर आप संघ मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों में कुछ अंतर चेंज करते हैं, ठीक, तो उस केस में भी आपको स्टेट का रेक्टिफिकेशन चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ चेंज करते हैं तो उसमें भी आपको चाहिए स्टेट रेक्टिफिकेशन। ठीक है, और जैसे जीएसटी हो गया, जीएसटी काउंसिल में कुछ चेंज करते हैं, या जो 7 शेड्यूल का लिस्ट है उसमें भी कुछ चेंज करते हैं, या रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट का पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा के बारे में कुछ चेंज करते हैं, या आर्टिकल 368 में ही आपको कुछ चेंज करना हो तो भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट। ये हमने लगा रखा है, आप पढ़ लीजिएगा किस किस में चाहिए। तो जैसे राष्ट्रपति जी का इलेक्शन हो गया, एग्जीक्यूटिव पावर हो गया सेंटर और स्टेट का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो गए, जीएसटी हो गया, तो इन सब में चाहिए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 चीज़ देख लिया, सिंपल मेजोरिटी वाला देख लिया था और स्पेशल मेजोरिटी वाला देख लिया था। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट देख लिया था। अब तीसरा क्या बच गया? तो बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसमें आपको 2 चीज़ याद रखना है। अगर कोई फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करना है तो उसको आप स्पेशल मेजोरिटी से
कर सकते हैं, या फिर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अगर आपको कोई अमेंडमेंट करना है तो आप स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हैं। इसमें आपको कंसेंट नहीं चाहिए, राज्यों की सहमति नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर कोई ऐसा प्रोविज़न जो या तो सिंपल मेजोरिटी से ना हुआ हो, या फिर जो हमने देखा था संघीय ढांचा वाला उससे ना हुआ हो, ऐसे जितने भी प्रोविज़न है वो सब स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख लिए होंगे कि लोकसभा मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कैसे होता है, कहाँ पेश किया जाता है, 3 टाइप के कैसे कौन कौन से हैं। सिंपल मेजोरिटी से एक पास होता है, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट से पास होता है, और तीसरा फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट प्लस आधे जितने भी विधानसभा है ना, 28 है भारत में, तो उसके 14 स्टेट की विधानसभा से सिंपल मेजोरिटी से। आप मेजोरिटी वाला, अगर यहाँ आपको मेजोरिटी में कोई डाउट हो तो मेजोरिटी वाला लेक्चर देख लीजिएगा, चैनल पे उपलब्ध है, ठीक। यहाँ तक तो लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा 1-2 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये पूरा प्रोसीजर, चारों टाइप के बिल आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बाद मैं इस MCQ डाल रहा हूँ, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, ये देखने के लिए आप MCQ को सॉल्व कीजिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।